दिल्ली के रास्ते कानपुर होते हुए गाड़ी पहुंची है पटना। ठंड की पहली सुरसुरी महसूस हो रही है। एक ठंड की सुरसुरी पटना दरबार में भी महसूस हो रही है, क्योंकि मगध ने राजा चुन लिया है। पहले चरण की वोटिंग हो गई है। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कब आ, तो हमने सोचा क्यों ना बिहारियों से ही पूछ लिया जाए। यह है जिंदा डेमोक्रेसी की चुनाव यात्रा, बिहारी सब पर भारी। और हम पहुंच गए हैं पटना। कैमरे के पीछे हैं समर्थ और ऋग्वेदांश। पटना के जिस घर में आज हम बैठे हैं, अगर एक महीना पहले आते तो काम आसान हो जाता, बिहार चुनाव का विश्लेषण मिल जाता और जमीनी मुद्दों पर बात हो जाती। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो पेशा बदल चुका है। एक खांटी पत्रकार राजनीति की ओर बढ़ चुका है। जब राजनेता, कोई पत्रकार राजनेता होता है, तब क्या क्या चीजें बदलती हैं और एक पत्रकार को राजनेता बनने के लिए क्या क्या चीजें विवश करती हैं, ये बात हम जानेंगे आज कांग्रेस के प्रवक्ता, जो पहले पत्रकार थे, असितनाथ तिवारी जी से। सर, जब पत्रकार राजनेता होता है तो क्या क्या चीजें बदलती हैं और इंजन में कौन से पार्ट बदलने पड़ते हैं? जब धन्यवाद दृष्टांत। इंजन के कोई पार्ट नहीं बदलने पड़ते। इनफैक्ट पूरी धारा बदल जाती है जी। एक पत्रकार होने के नाते, चाहे मैं किसी भी विचारधारा का समर्थक रहूं, समर्थक हर आदमी होता है, लेकिन अपने पेशे में मैं उसे उतरने नहीं दे सकता। ये एक पत्रकार का धर्म होता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन होने के नाते मैं एक विचारधारा के साथ खड़ा हूं और उसका पक्ष बहुत आसानी से अब रख सकता हूं, जो पत्रकारिता में रहते हुए कतई नहीं करना चाहिए। वो अपराध है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक किस्म का अपराध है। बात बदली, इतनी सी बदली। और इसके अलावा जो चीज़ें बदलती हैं वो सही है कि आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप अचानक एक विचारधारा के प्रति ज़्यादा सोचने लगते हैं, या उस विचारधारा से ही आप देश और समाज का हित होगा ऐसा सोचने लगते हैं। फिर भी मैं कहूँगा, तमाम राजनेताओं से कहूँगा, और पहले पत्रकार रहा हूँ तो पत्रकारों से भी कहूँगा कि सोच को हम हमेशा समग्रता में रखें। और अगर कोई विचारधारा हमें लगे कि नहीं वो फ़ायदा कर सकती है, उस विचारधारा का कोई हिस्सा, तो उसे हम अपनी विचारधारा में शामिल करें। अंध विरोध किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि एक पूरी आइडियोलॉजी, जिसकी देखिए, कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो पूरी तरह से सिर्फ नुकसानदेह है या जो पूरी तरफ से सिर्फ घातक है, ऐसा नहीं है। हाँ, संभव है कि उसका एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए अच्छा ना हो, देश के लिए अच्छा ना हो, मानवता के लिए अच्छा ना हो, लेकिन यह भी संभव है कि उसका एक छोटा हिस्सा ही सही वो अच्छा तो है। तो हमें उसके उस छोटे हिस्से को स्वीकार कर लेना चाहिए। सर, एक पत्रकार जब राजनेता बनता है तो क्या विशेषताएं हैं कि वो अपना पेशा बदलता है? देखिए, कई लोग तो पूरी योजना के साथ आते हैं, जैसे मैं आया। कुछ सालों से मेरे मन में ये चल रहा था। हाल के 5-6 सालों में मैंने पत्रकारिता की जो बुरी हालत देखी और जो दबाव हमने झेला, एक पार्टी के पक्ष में, एक खास विचारधारा के पक्ष में काम करने का बहुत अधिक दबाव। अगर आप सिर्फ किसी एक आदमी का, एक विचारधारा का भोंपू नहीं बन जा रहे हैं तो आपके लिए नौकरी बहुत मुश्किल है। संस्थान आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो उन संस्थान के मालिकानों पर अनाप शनाप छापे पड़वाए जा रहे हैं, उन संस्थानों को बंद कर दिया जा रहा है, या फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है। तो इन सब परिस्थितियों ने मुझे इसके लिए कुछ ज़्यादा तैयार किया कि ठीक है, तब राजनीति में ही आया जाए। हम वहीं लड़ें, एक ऐसी विचारधारा से लड़ें जिस विचारधारा ने पूरी तरह से लोकतंत्र का गला अपने शिकंजे में कस रखा है। तो हमें ना उसके पंजे से लोकतंत्र का गला छुड़ाना है। पत्रकारिता में रहते हुए बहुत ही कोशिशें की मैंने, लेकिन वही है कि सत्ता के सामने कॉर्पोरेट टिकता नहीं है। तो जो भी प्रोमोटर्स होते हैं चैनल के, वो नहीं टिक पाए बेचारे, उनके अपने कई धंधे होते हैं। तो ठीक है, अब वो काम मैं राजनीति में करूंगा। वो हाथ मुझे हटाना है जनतंत्र के गले से। तो अब राजनेता से 1 to 1 बात की जाए। सर,
इस बार के जो बिहार के विधानसभा चुनाव में उस बार ये देखा गया है कि एक तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान लगातार नीतीश बाबू को उनकी उम्र पर घेर रहे हैं। एक जो डिस्कोर्स है, जो एक पूरा नेशनल लेवल पे एक सवाल उठा कि भाई बिहार में काबा, वो एक युवा लड़की के एक वायरल वीडियो से हुआ। तो ये जो युवा छत्रप हैं जो बिहार में और जो पूरे देश में भी हैं, अगर उनको देखा जाए तो एक जो युवा लड़की का एक तत्व प्रश्न जो बन के उभरा कि बिहार में क्या बा, क्या देखा जाए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो युवाओं का मन मोहने में कामयाब नहीं रही, या उनका डिस्कोर्स वो एड्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार यही एक जो प्रश्न उभर के आ रहा है। देखिए, इसका बड़ा छोटा जवाब है जी। आप पत्रकारिता कर रहे हैं और आप भी युवा हैं जी। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों देश में कहीं भी चुनाव हुए हों, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभाओं के, तो उसमें मुद्दा क्या बनाया गया भाई? पाकिस्तान, इमरान, कब्रिस्तान, शमशान, जिसका कोई लेना देना नहीं है भाई। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान हो कि सुलेमान हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? वो देश है, वो जाने, वो जिसको चुने, वो इमरान को चुने, सुलेमान को चुने, रहमान को चुने, उनका मुल्क है ना, वो जाने वो किसको अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना है। फिर वो तो कटोरा लेके घूम रहा है। भाई आपने क्या दे दिया? कटोरा लेके घूम रहा है तो आपके पास आया था क्या कटोरा लेके? और घूम रहा है तो ये उसकी आर्थिक मुश्किलें हैं ना। उस मुद्दे पर भारत में चुनाव क्यों लड़ा जाए? हमने इसमें ये काम करके दिखा दिया बिहार के चुनाव में कि हमने उनके पाकिस्तान, इमरान को यहाँ नहीं चलने दिया। आप पूरा चुनाव देखें, अब तक जो चुनाव बीते हैं, पूरे चुनाव में हमने रोजगार को मुद्दा बनाए रखा। रोजगार ही मुद्दा है। बेरोजगारी प्रतिशत बिहार में, बेरोजगारी की दर जो है वो 47% हो गई है बढ़कर। अब आप अंदाजा लगाइए, बेरोजगारी दर की बात कर रहा हूँ मैं, 47% हो गई है। और 4 लाख के करीब सरकारी विभागों में पद रिक्त हो गए हैं। अलग अलग जो विभाग है ना, 4 लाख पद रिक्त है। 2014 में बिहार सरकार ने एक वैकेंसी निकाली, एसएससी, बिहार सरकार की एसएससी ने। 2018 में 4 साल बाद पीटी एग्जाम हुआ। 2020 है, अब 6 साल पूरे हो गए। उस वैकेंसी का कहीं कोई आता पता ही नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरकार कुछ नहीं बता रही। ऐसे ये सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ से लोग उनको सुझाव देते हैं, क्योंकि उनकी खुद की तो डिग्री की कोई जानकारी देश को है वह नहीं। कुछ फर्जी डिग्री विग्री लेके एक बार लोग आ भी गए थे, कंप्यूटर से छपी कोई डिग्री दिखा रहे थे। वो तब की डिग्री थी जब भारत में कंप्यूटर ही नहीं था। तो किसी से सुझाव ही लेते होंगे, कोई उनको बताता होगा, पढ़ाता होगा। कौन से लोग हैं जिन्होंने पकौड़ा योजना उनको समझा दी? आप सोचिए, बिहार का एक किसान खेत गिरवी रख के, या एक छात्र का बच्चे की जो माँ है वो अपने गहने बेच के गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाती है। वो गांव से पटना भेज दे अपने बच्चे को, इसी में उसका खर्च बहुत बढ़ जाता है और उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, एक माँ को, एक बाप को। और तब वो अपने बच्चे को वो लोग पढ़ाना चाहते हैं। और एक बच्चा जब पढ़ लिख के जाए तो देश का प्रधानमंत्री कहे पकौड़े बेचो, इसके लिए उसने पढ़ाई नहीं की थी। पकौड़े तो वो गाँव में साधारण पढ़ाई के बाद भी बेच लेता ना। उसने ऊंची डिग्री अपने खेत इसलिए गिरवी रखे, या उसकी माँ ने अपने गहने इसलिए बेचे कि वो एक अच्छी नौकरी कर सके। और आप उसे अब क्या करें? पकौड़े बेचो। पता नहीं कहाँ से बुद्धि लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने इसको, इन सब बेकार वाहियात बातों को बिहार के चुनाव में घुसने ही नहीं दिया है। हम मुख्य मुद्दे पर लड़ रहे हैं और बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता ने भी रोजगार को मुद्दा बनाए रखा, खेती किसानी को मुद्दा बनाए रखा। किसान आज चुनाव का मुद्दा है, यहाँ के छात्र नौजवान आज चुनाव का मुद्दा है, यहाँ की महिलाएं, लड़कियां आज चुनाव का मुद्दा है। अच्छा जी, आपने रोजगार की बात करी। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। उसके बाद घोषणा पत्र जब भाजपा का आया या एनडीए का आया तो उन्होंने उससे 19 लाख करा कि 19 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। तो एक जो कॉमन लेमैन है, जो आम आदमी है, उसके बीच एक असमंजस की, एक कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी कि ये 10 लाख और 19 लाख का क्या खेल है। तो ये आप अगर साफ कर सकें। नौकरियों में और रोजगार में बहुत फर्क है। देखिए, हमने कहा कि हम नौकरियां देंगे। नौकरियां सरकारी होती हैं, जिसकी बाकायदा नियुक्ति होती है, जिसमें आपको हर महीने की एक तनख्वाह होती है, जिसमें आपका पीएफ कटता है, तमाम सरकारी सुविधाएं होती हैं। भाजपा ने कहा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अब कैसे अवसर पैदा करेंगे भाजपा वाले जाने, क्योंकि स्किल इंडिया का हाल हम सब देख चुके हैं
कि अलग अलग स्किल्स सेंटर्स पर लोगों को पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि स्किल इंडिया से ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये एक सर्टिफिकेट बांट देंगे स्किल का, कह देंगे रोजगार दिया, लेकिन जाके आप खोजिए कि कौन सा काम कर रहा है वो लड़का। वो आपकी स्किल इंडिया के किसी ट्रेनिंग सेंटर से अगर कोई ट्रेनिंग लेके निकला तो उसने किया क्या है ही नहीं किसी के पास कुछ। आपको जान के हैरानी होगी, लोगों की जेब में पैसे नहीं खरीदारी कर सके। आप दुकान खोल लीजिएगा, माल नहीं बिकेगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद आपको कंगाल बदहाल इस सरकार ने किया। पागलपन का दौरा किसी पर सवार हुआ और उस दौरे में उस आदमी ने भारत में नोटबंदी लागू कर दी। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। कहां से रोजगार दे देंगे ये? कहां से दे देंगे? इनके स्किल इंडिया का सच क्या है बता दें इस देश को। इनके स्किल इंडिया का सच ये है कि ट्रेनिंग लेके बच्चे बेरोजगार घूम रहे, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम है ही नहीं। तो अब 19 लाख, देखिए झूठ बोलने वाले लोग कुछ भी बोल देंगे। मुझे तो हैरानी हुई कि 19 लाख पर ही चुप हो गए। इनका प्रधानमंत्री तो साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर चुके हैं, तभी वो प्रधानमंत्री बने भी इसी झूठ पर। और पता चला कि अकेले नोटबंदी में उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार, डायरेक्ट रोजगार छीना, परोक्ष रोजगार छीना। अपरोक्ष बहुत होते हैं, परोक्ष रोजगार 1 करोड़ 30 लाख का नोटबंदी के दौरान ही छीन लिया उन्होंने। तो अगर 19 लाख कह रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि बिहार में फिर आएंगे तो 1.5-2 लाख लोगों की नौकरियां खा जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को लॉलेसनेस जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रही उस पर घेरते हैं। आपके व्यक्तित्व से ये हटाया नहीं सकता कि आप पत्रकार भी रहे हैं, आपने भी वो लॉलेसनेस देखी होगी। अब आप जब प्रवक्ता हैं और आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा, या जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते उनकी जवाबदेही क्या बनेगी और क्या वो कैसे गारंटी करेंगे कि इस बार लॉलेसनेस नहीं होगी, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि मुझे लगते नहीं कि पढ़े लिखे आदमी हैं, और इसीलिए डिग्री फर्जी और छुपाई भी जाती है, उनको पता ही नहीं रहता है कुछ। अपराध के आंकड़े एनसीआरबी जारी करता है, केंद्र सरकार के अधीन है। हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है पूरे देश में। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तब तो कुछ पता चले, पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस रंग रूप बदलते रहना है, चोला बदलते रहना है। कभी कोई चोला धारण कर लेते हैं, कभी कोई चोला धारण कर लेते हैं पग पग पर। तो ये चोला बदलने वाले लोग हैं, उन्हें नहीं पता है। बलात्कार के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर आ चुका है। अब उनको पता नहीं लॉलेसनेस किसको कहते हैं। उनको कुछ पता हो तब तो मुश्किल यही है। देखिए, उनको कुछ पता होता नहीं होता है, और कम पढ़े लिखे आदमी इसलिए नहीं जानकारी होती, अध्ययन कर नहीं पाते हैं। किसी ने कुछ बता दिया आके बोल जाते हैं, क्या बोलिएगा उनके बारे में। तो लेकिन लालू राज्य का जो लालू के जो टेन्योर का जो लॉलेसनेस या जो गुंडा टैक्स या जो एक आप कहें कि एक भय का माहौल था, वो तो असित जी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई उसमें रही होगी। देखिए, मैंने कहा ना कि एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि एनसीआरबी के आंकड़े 2005 और 2019 की ही तुलना कर लीजिए। अभी तो 20 के आए नहीं होंगे ना, तो आप तुलना कर लीजिए तो आप पाएंगे कि बिहार में चोरी की घटनाएं कम हो गई हैं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में गंभीर अपराध कौन है? कौन सा गंभीर अपराध है? बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। तो पहले से कानून व्यवस्था अच्छी है कि बुरी है? आप ही जवाब दे दीजिए। अच्छा जी, एक मेरा आखिरी 1-2 सवाल हैं। मेरा एक ये सवाल है कि चुनावी विश्लेषक और जो राजनीति को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो ये मान रहे हैं कि एक साफ 19-20 की एक जो एज है वो इस बार जो पहला फेज घटा उसमें महागठबंधन ले गया है। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये अब दूसरे और तीसरे चरण में जो कैरी फॉरवर्ड करने की जो जुगत है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव और आरजेडी, आप कुल मिला के कलेक्टिवली महागठबंधन कहें, इसकी राजनीति, इसका पूरा खांचा क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या गियर चेंज होने वाला है? क्योंकि अब चुनाव सीरियस होगा और गहरा होता जाएगा। सुनिए, 19-20 साल के लड़कों की आप बात कर रहे हैं जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि भाई उन्होंने आपको ये फीडबैक दिया कि वो महागठबंधन के साथ है। अब 50-55 साल के लोगों की मैं बात करता हूँ। क्या 50-55 साल का कोई आदमी ये चाहेगा कि उसका बच्चा बेरोजगार घूमता रहे और बस लंबे चौड़े भाषण? आज 80 मिनट का भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, खुद ही अपने भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा। आज 1.5 घंटे का भाषण दिया। ये 1.5 घंटे 2 घंटे का भाषण सुनेगा ये युवा? क्या कोई बाप चाहेगा कि उसका बेटा पढ़ लिख के बस प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के भाषण सुनता रहे? नहीं चाहेगा ना।
उस 50-55 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र के आदमी के सामने उसके बच्चे की ज़िंदगी है, उसका भविष्य है, उसका करियर है। उसको भी अपने बच्चे के लिए रोजी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। इसलिए उस उम्र के लोग भी महागठबंधन के साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक पक्ष सिर्फ भाषण सुनाने वाला है। वो भाषण सुनाएगा, जब देखेगा कि उसके भाषण से मामला गड़बड़ा रहा है तो इमरान, पाकिस्तान, बस इस पर उतर आएगा। लोग समझ गए हैं ये। इसलिए सबको पता है कि उनको अपने बेटे बेटियों को, छोटे भाई बहनों को अगर रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो उन्हें पता है कि महागठबंधन के साथ उन्हें आना पड़ेगा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के साथ आना पड़ेगा। और लोग आ रहे हैं। ये पहले चरण में आपने देखा भी, आपको भी रिपोर्ट होगी कि पहले चरण में लोगों ने जमकर महागठबंधन के पक्ष में हर उम्र के लोग ने वोट किया है, हर उम्र के आदमी ने किया है। दूसरे चरण में भी करेंगे। मुद्दे तो वही है ना, लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असित नाथ तिवारी जी के ने जो हमारे साथ चर्चा करी, उसमें हमने ये देखा कि अभी हाल में वो राजनेता बने हैं, लेकिन वो अपने तेवर और अपनी वाक्पटुता को छुपा नहीं पाते हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में क्या राजनीति उन्हें बदलती है या वो राजनीति को बदलेंगे। मेरा नाम दृष्टांत है, कैमरे के पीछे है समर्थ, और ये है जिंदा डेमोक्रेसी की चुनाव यात्रा बिहारी सब पर भारी।